Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 4th July 2026. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first topic is about 250th Independence Day of the US. Important from our syllabus GS Paper 1 History Point of View. थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाते हैं एंड देन विल कम टू द करंट कॉन्टेक्स्ट. देखिए 1492 में एक यूरोपियन नेविगेटर एक्सप्लोरर क्रिस्टोफर कोलंबस, ही वाज फ्रॉम इटली बट ही वाज फाइनेंस्ड बाय स्पेनिश मोनार्क. He started on 3rd August 1492 with the aim of finding direct route between Europe and Asia, especially India. But accidentally he reached America, Caribbean coast में वो पहुंच गए by 5th December 1492. तो ये एक कह सकते हैं एक तरीके से अमेरिका में पहली बार पहुंचे यूरोपियंस, क्योंकि इसके बाद से यूरोपियंस के लिए एक रास्ता खुल गया. बहुत सारे यूरोपियंस अमेरिका में माइग्रेट होने लगे. इसके पहले 1000 एडी में कुछ वाइकिंग्स ग्रीनलैंड से जरूर आए थे अमेरिका में, लेकिन उनका सेटलमेंट काफ़ी कम समय के लिए रहा और उसका कोई खास इम्पैक्ट अमेरिका के ऊपर हुआ नहीं. तो मतलब पहले वाइकिंग्स आए थे यूरोप से अमेरिका और सेटल हुए थे, बट उसका कोई खास इम्पैक्ट नहीं था. ये जो कोलंबस ने डिस्कवरी की यूरोप से अमेरिका के बीच के रूट की, उसके बाद से धीरे धीरे बहुत सारे यूरोपियंस आकर के अमेरिका में सेटल होने लगे. तो ये जो कोलंबस की कहानी है कि उसने शुरुआत की थी विद द एम ऑफ रीचिंग इंडिया फ्रॉम यूरोप, लेकिन एक्सीडेंटली ही रीच टू अमेरिका. इस कहानी से आप शुरुआत कर सकते हैं. अगर यूपीएससी ने जिस तरीके का ऐसे पूछा था, अगर वो दोबारा पूछे तो, दैट नॉट ऑल हु वॉन्डर आर लॉस्ट. कभी कभार कुछ भटकते हुए ही आप कुछ नया और अलग ढूंढ देते हैं. गौतम बुद्ध की कहानी भी वैसी ही है. 6 साल तक वो जंगलों में भटके एंड देन ही अटेंड निर्वाणा. तो इस तरीके का जो ऐसे होगा वहां पे आप गौतम बुद्ध या कोलंबस की कहानी के साथ शुरुआत कर सकते हैं. कमिंग बैक टू द आइडिया दैट a direct route was discovered between यूरोप एंड अमेरिका. उसके बाद से कई सारे यूरोपियन जो हैं आकर के अमेरिका के अंदर सेटल होने लगे. अमेरिका में पहले से जो लोग वहां रह रहे थे उनको कहा जाता है नेटिव अमेरिकन्स या इंडिजीनस पीपल. लेकिन जब रूट डिस्कवर हुआ यूरोप और अमेरिका के बीच में, तो फिर यूरोपियन सेटलर्स आने लगे. स्पेनिश आए, इटालियंस आए, ब्रिटिशर्स आए. सबने अलग अलग एरियाज को कैप्चर करके वहां पे कॉलोनी स्टैब्लिश करना शुरू किया. जैसे इन्होंने भारत को कॉलोनाइज किया था, वैसे ही अमेरिका को भी कॉलोनाइज करने की प्रक्रिया शुरू हुई बाय द यूरोपियन सेटलर्स. उसमें धीरे धीरे ब्रिटेन इमर्ज टू बी द मोस्ट पावरफुल कॉलोनियल पावर, और उसने बहुत सारे टेरिटरीज, खासकर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ अमेरिका, यहाँ पे 13 अलग अलग कॉलोनीज वेयर कैप्चर्ड बाय द ब्रिटिशर्स. तो 16 से 17 सेंचुरी के आसपास तक, यानी कि लगभग 100-150 सालों में ही ब्रिटेन इमर्ज टू बी द मोस्ट पावरफुल कॉलोनाइजिंग पावर. उसने 13 अलग अलग कॉलोनी सेटल करा दी इन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका. धीरे धीरे जो यहाँ के लोग थे उनके मन में ब्रिटिश कॉलोनियल पावर्स के अगेंस्ट थोड़ा सा डिससेटिस्फैक्शन आना शुरू हुआ. जैसे भारत में हुआ, जब भी कॉलोनियल पावर्स होंगे, वहां पे जो कॉलोनियल मास्टर्स होंगे, दे विल वर्क फॉर देयर ओन इंटरेस्ट एट द कॉस्ट ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द लोकल पीपल. उनका इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन होगा, पॉलिटिकल सब्जुगेशन होगा. तो वही अमेरिका में भी हो रहा था. तो वहां पे सेंस ऑफ फ्रस्ट्रेशन या डिससेटिस्फैक्शन बिगन, एंड दैट अल्टीमेटली टुक शेप ऑफ अ वायलेंट रिवॉल्यूशन, जिसको नाम दिया गया अमेरिकन रिवॉल्यूशन. 1775 से ही वॉर शुरू हुआ और 1776 में जाकर के ये जो 13 कॉलोनीज हैं जो ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अमेरिका के हैं, इन 13 कॉलोनीज के रिप्रेजेंटेटिव्स ने एक डिक्लेरेशन अडॉप्ट किया जिसको कहा गया है डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस. दैट वाज अडॉप्टेड इन 1776, दैट टू ऑन 4th जुलाई 1776. इसी कारण से आज के दिन को अमेरिका में
इंडिपेंडेंस डे की तरह, 4 जुलाई को इंडिपेंडेंस डे की तरह सेलिब्रेट किया जाता है, और आज अमेरिका में वो लोग 250th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस की अगर हम बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जो 13 कॉलोनीज थे उनके रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो इकट्ठा हुए। पहले से ही जो 13 कॉलोनीज हैं, इनके जो लोकल लीडर्स हैं, दे वेयर क्रिएटिंग अ काइंड ऑफ मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश कॉलोनियल पावर्स, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने कई सारे टैक्सेस इम्पोज किए थे लोकल पॉपुलेशन के ऊपर थ्रू एक्ट्स लाइक स्टैम्प एक्ट या टी एक्ट। तो जो लोकल लीडर्स थे, इन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट किया था, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, कि अगर आप हमें हमारे ही सरकार में रिप्रेजेंटेशन नहीं देते हैं, इफ यू आर नॉट अलाउइंग द लोकल पीपल टू बी पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट विच administrates them, then there is no point in paying taxes. So no taxation without representation एक मूवमेंट चलाया गया था अमेरिका के अंदर बाय द लीडर्स ऑफ दीज 13 कॉलोनीज। ये जो नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन का आइडिया है, इसी आइडिया को भारत में भी इस्तेमाल किया गया बाद में, दादा भाई नौरोजी और इस तरह के जो मॉडरेट लीडर्स थे, when they demanded representation of Indians in British administration in India. If you are imposing taxes on local people, then you need to give them representation also in the government. The idea of no taxation without representation के साथ वहाँ पे मूवमेंट शुरू हुआ अमेरिका में। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दिस मूवमेंट बिकेम वायलेंट। 1775 ऑनवर्ड्स ही अमेरिकन मूवमेंट काफ़ी वायलेंट एंड हो गया। अल्टीमेटली जैसा कि मैंने आपको बताया, 4 जुलाई 1776 को इंडिपेंडेंस हॉल में इकट्ठा हुए ये 13 कॉलोनीज के रिप्रेजेंटेटिव्स, और उन्होंने अडॉप्ट किया डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। द प्रिंसिपल ऑथर ऑफ दिस डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ यूएस वाज थॉमस जेफरसन। डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस में कुछ महत्वपूर्ण बातें ये लिखी हुई हैं, दैट ऑल पीपल आर इक्वल and they possess certain inalienable rights like life, liberty and the pursuit of happiness. तो आप ये जो कोर आइडियाज हैं, जो बाद में ये अमेरिका ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया 1787 में, हम देखेंगे आगे, लेकिन ये जो कोर आइडिया है लाइफ, लिबर्टी एंड परसूट ऑफ हैप्पीनेस, जिसको अमेरिका ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी इन्वॉल्व किया है, दैट कोर आइडिया वाज फर्स्ट पुट इन द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, कि सब लोग बराबर हैं और सबके कुछ ऐसे अधिकार हैं जो उनसे कोई नहीं छीन सकता, इनएलिएनेबल राइट्स, एंड 3 इनएलिएनेबल राइट्स वेयर एम्फेसाइज्ड इन द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। दीज राइट्स आर लाइफ, लिबर्टी एंड परसूट ऑफ हैप्पीनेस। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट द गवर्नमेंट्स डिराइव देयर पावर फ्रॉम द कंसेंट ऑफ द गवर्नड, यानी कि कहीं ना कहीं राइट टू सेल्फ रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, लोगों की अनुमति से ही वहाँ की सरकार चुनी जानी चाहिए और उसके हिसाब से ही वहाँ की सरकार को काम करना चाहिए। किसी भी जगह के लिए ये आइडिया वैलिड होना चाहिए। दैट वाज द की पॉइंट्स इन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस अडॉप्टेड इन 1776। अब देखिए 1776 में ये 13 कॉलोनीज के लीडर्स ने अपने हिसाब से तो डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस अडॉप्ट कर लिया, लेकिन फिर भी ब्रिटिश colonial masters did not accept it and war continued. Conflict between the representatives, their supporters and British colonial masters. एक वॉर कंटिन्यू हुआ टिल 1783। 7 साल तक ये वॉर काफ़ी वायलेंट तरीके से चला। फाइनली ब्रिटेन फॉर्मली रिकॉग्नाइज इंडिपेंडेंस ऑफ यूएस थ्रू ट्रीटी ऑफ पेरिस इन 1783। उसके 4 साल बाद यूएस ने अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया इन 1787। द यूएस अगर हम ध्यान से देखें तो शुरुआत में अमेरिका के सिर्फ ये 13 जो कॉलोनीज, पहले जो ब्रिटिश कॉलोनी थी, उनको इंडिपेंडेंस मिली, यही बना अमेरिका। धीरे धीरे इट स्टार्टेड इट्स एक्सपेंशन। तो 1776 में जो इंडिपेंडेंस डिक्लेरेशन अडॉप्ट किया गया और उनको फाइनली जब 1783 में ब्रिटिशर्स ने इंडिपेंडेंस या ऑटोनॉमी दे दी, उस वक्त का अमेरिका कुछ ऐसा दिखता था। धीरे धीरे ये जो अमेरिका जो उस वक्त ऐसा दिखता था इन 13 कॉलोनी से बना हुआ, उसने अपने टेरिटरी एक्सपैंड किए थ्रू डिफरेंट प्रोसेसेस लाइक परचेजिंग लैंड। जैसे
1803 में ये लोसियाना जो प्रोविंस है दैट बिलोंग टू फ्रेंच, ये प्रोविंस को खरीद लिया अमेरिका ने। कहीं कहीं पे जैसे फ्लोरिडा वाज ट्रांसफर्ड फ्रॉम, ये फ्लोरिडा स्टेट इट वाज ट्रांसफर्ड फ्रॉम स्पेन टू अमेरिका। तो कहीं कहीं पे उन्होंने वॉर किया। टेक्सास वाज एनेक्स्ड इन 1845। तो इस तरीके से कहीं पे वॉर किया, कहीं पे पैसे से खरीदा। जैसे अलास्का की बात की जाए तो 1867 में अलास्का वाज बॉट बाय यूएस फ्रॉम रसिया, परचेज किया था यूएस से, यूएस ने रसिया से। 1898 में हवाई आइलैंड्स के एनेक्सेशन के साथ ही आप कह सकते हैं कि अमेरिका का कंसोलिडेशन कंप्लीट हुआ। तो द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वाज क्रिएटेड इन 1776, but it had merely these territories under it. Over a period of time, it got expanded and consolidated, and the consolidation process continued till 1898। और हवाई आइलैंड्स के एनेक्सेशन के साथ ही आप कह सकते हैं कि मॉडर्न डे अमेरिका वाज कंसोलिडेटेड। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ऐसा सवाल आपसे मेंस में पूछा जा सकता है कि द अमेरिकन रिवॉल्यूशन प्रोवाइडेड आइडियोलॉजिकल इंस्पिरेशन rather than direct organizational support to India's freedom movement। तो अमेरिकन रिवॉल्यूशन से जो आइडियोलॉजिकल सपोर्ट मिले हैं, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन का, अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस एम्फेसाइज्ड ऑन द आइडिया ऑफ इक्वालिटी, नो सब्जुकेशन, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की बात की गई है। अमेरिकन जो रिवॉल्यूशन है और अमेरिका का जो इंडिपेंडेंस, इट इंस्पायर्ड कॉन्फिडेंस इन पीपल ऑफ इंडिया एंड पीपल फ्रॉम अदर कॉलोनीज कि दे कैन ऑल्सो गेन इंडिपेंडेंस थ्रू स्ट्रगल। वो बात अलग है कि भारत का जो स्ट्रगल है वो अमेरिका की तरह वॉयलेंट स्ट्रगल नहीं रहा है। इट वॉज प्रीडोमिनेटली नॉन वॉयलेंट स्ट्रगल अंडर महात्मा गांधी, बट काफ़ी हद तक बहुत सारे आइडियाज जो हैं वो अमेरिकन रिवॉल्यूशन के भारत के अंदर इस्तेमाल किए गए हैं ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल। ऐसा आइडिया आपको यूज करना है इस आंसर को अटेम्प्ट करने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट डिफेंस एक्विजिशन प्रपोजल वर्थ रुपीज 52,000 करोड़। 52,000 करोड़ होगा यहाँ पे। आई विल बी एडिंग दिस वर्ड 52,000 करोड़। इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 2 गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल होती क्या है पहले ये समझिए। इट इज द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी फॉर अप्रूविंग डिफेंस प्रोक्योरमेंट्स इन इंडिया। डिफेंस कैपिटल प्रोक्योरमेंट्स, जो भी अलग अलग डिफेंस वेपन्स वगैरह जो खरीदती है भारत सरकार, उसको अप्रूवल देने वाली बॉडी है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल। इस बॉडी को साल 2001 में बनाया गया था आफ्टर रिकमेंडेशन ऑफ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स और नेशनल सिक्योरिटी। ये जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स और नेशनल सिक्योरिटी है ये बनाई गई थी आफ्टर कारगिल वॉर, और इस ग्रुप के रिकमेंडेशन के बाद साल 2001 में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल बनाया गया। इट इज चेयर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ या इट इज चेयर्ड बाय डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ओवरऑल इट फंक्शंस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो ये जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल होता है, इसका पहला काम होता है, अगर मान लीजिए कोई भी कैपिटल प्रोक्योरमेंट करना है, यानी कि डिफेंस इक्विपमेंट्स को अगर प्रोक्योर किया जाना है, इसका पहला काम होता है टू ग्रांट एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी, द फर्स्ट फॉर्मल अप्रूवल इन द डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसेस। मतलब प्रपोजल आते हैं कि हमें अलग अलग आर्म्ड विंग से, नेवी से, एयरफोर्स से, इंडियन आर्मी से कि हमें ये डिफेंस इक्विपमेंट्स चाहिए। वो प्रपोजल को अगर एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी का लेटर मिल गया तो आप कह सकते हैं कि द फर्स्ट स्टेप हैज बीन टेकन रिगार्डिंग एक्विजिशन ऑफ दोज इक्विपमेंट्स। तो एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी इज द फर्स्ट फॉर्मल अप्रूवल इन द डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसेसेस। तो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की अगर हम बात करें तो एक तो वो कैपिटल एक्विजिशन के लिए एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी रिलीज करता है, दूसरा फोकस करता है इंडिजनाइजेशन पे भी, यानी कि ज़्यादा डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हमारे देश के अंदर हो उसको भी प्रमोट करने पे फोकस करता है। करंट न्यूज़ ये है कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल चेयर्ड बाय डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैज़ accorded acceptance of necessity for defense procurement of worth rupees 52,000 crore. The aim is to strengthen the combat capability of our armed forces. ये जो 52,000 करोड़ का प्रोक्योरमेंट किया जाएगा, जिसके लिए एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी अप्रूव कर दिया है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने, उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण इक्विपमेंट
प्रोक्योर किया जाएगा वो है आकाश तरंग। आकाश तरंग विल बी प्रोक्योर्ड फॉर इंडियन आर्मी। ये एक तरीके का एंटी अनमैन्ड एयर व्हीकल्स इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है। कोई भी मान लीजिए ड्रोन्स या इस तरीके के इक्विपमेंट्स जो गाइडेड हैं, उसमें कोई ह्यूमन नहीं बैठा हुआ है मनूवर करने के लिए, फाइटर जेट नहीं है, बट आजकल इस तरह के इक्विपमेंट्स का बहुत इस्तेमाल हो रहा है वॉरफेयर में, जैसे हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। तो इस तरीके के अनमैन्ड एयर व्हीकल्स को भारत के टेरिटरी के ऊपर अटैक करने से प्रिवेंट करने के लिए काम आएगा आकाश तरंग, एंटी अनमैन्ड एयर व्हीकल इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम। इंडियन आर्मी के लिए प्रोक्योर किया जा रहा है ताकि इट विल प्रोटेक्ट इंडियन आर्मी फॉर्मेशंस, जो आर्मी की जो फ्रंट है उसको प्रोटेक्ट करेगा फ्रॉम ड्रोन एंड सिमिलर काइंड ऑफ अटैक। उसके अलावा कुछ और चीजें भी हैं, लेकिन मेनली आपको याद रखना है कि आकाश तरंग है क्या। उसके अलावा कुछ और चीजें भी प्रोक्योर की जाएंगी, जैसे मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, a very short range air defense system. These things will also be procured under this 5,000 crore approval for defense acquisition. इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। फर्स्ट बुलेट ट्रेन कॉरिडोर इन इंडिया। थर्ड टॉपिक, द मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल। Important from our syllabus GS paper 3 Indian economy point of view, especially with respect to infrastructure segment. तो भारत का पहला बुलेट ट्रेन कॉरिडोर डेवलप किया जा रहा है मुंबई और अहमदाबाद के बीच में। इसको नाम दिया जाएगा मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल। ये जो कॉरिडोर है इसमें टोटल 508 किलोमीटर्स की डिस्टेंस कवर की जाएगी इन 1 आवर 58 मिनट्स। टोटल 12 स्टेशंस को कवर करेगा मुंबई से अहमदाबाद के बीच में ये हाई स्पीड रेल कॉरिडोर। इसकी मैक्सिमम स्पीड 350 किलोमीटर पर आवर हो सकती है, लेकिन इसको ऑपरेट किया जाएगा एट 320 किलोमीटर पर आवर। इसमें जापानीज टेक्नोलॉजी सिंकासेन का इस्तेमाल किया जाएगा इस बुलेट ट्रेन को रन करने के लिए। एंड द फर्स्ट हाई स्पीड रेल सर्विस इन इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू बी ऑपरेशनल इन अगस्त 2027। तो अगले साल ये जो मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर है, इसका पहला कंपोनेंट कनेक्टिंग सूरत टू वापी विल बी फंक्शनल बाय अगस्त 2027, ऐसी एक्सपेक्टेशन है। एक बार जब ये मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर कंप्लीट हो जाएगा और फंक्शनल हो जाएगा, तो उसके बाद 7 अलग अलग और हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स डेवलप किए जाएंगे। दिल्ली से वाराणसी, वाराणसी पटना सिलीगुड़ी, चेन्नई बेंगलोर, बेंगलोर हैदराबाद, चेन्नई हैदराबाद, मुंबई पुणे एंड पुणे हैदराबाद। अलग अलग तरीके के हाई स्पीड रेल्स चलाए जाएंगे अलग अलग रूट्स पे, जिनको हम लोग बुलेट ट्रेन्स भी कहते हैं। और थोड़ा टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट पे फोकस करते हैं कि आखिर बुलेट ट्रेन्स इतना फास्ट स्पीड कैसे अटेन कर लेते हैं। नॉर्मली जो हमारी वंदे भारत वगैरह जो फास्टेस्ट ट्रेन है, उनकी स्पीड भी 130 140 किलोमीटर ही होती है मैक्सिमम। जाने को जा सकती है ऑपरेशनल, मतलब थ्योरेटिकली वो 200 किलोमीटर तक जा सकती है, 180 किलोमीटर पर आवर तक, लेकिन ऑपरेशनल स्पीड तो उनकी 130 140 किलोमीटर ही होती है। ये बुलेट ट्रेन 320 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से कैसे चलेंगे, इनमें क्या अलग है वो थोड़ा समझते हैं। सबसे पहली बात है कि दे विल हैव डेडिकेटेड ट्रैक्स। ऐसा नहीं कि इस ट्रैक पे अलग अलग गाड़ियां चल रही हैं, मालगाड़ी भी चल रही है, अलग अलग पैसेंजर गाड़ियां भी चल रही है, ऐसा नहीं होगा। दे विल हैव डेडिकेटेड ट्रैक्स प्लस दे विल हैव स्पेशलाइज्ड ट्रैक्स। मेनली इनमें ध्यान दिया जाएगा कि इनके ट्रैक्स में ग्रेडियंट मिनिमम हो, मतलब स्लोप बहुत ज़्यादा ना हो, क्योंकि जहाँ पे स्लोप ज़्यादा होता है अपर साइड में पॉजिटिव स्लोप होता है, वहाँ पे फिर ट्रेन को एक्सेलरेट करने में दिक्कत होती है। तो ग्रेडियंट्स को मिनिमाइज किया जाएगा और एक्सक्लूसिव ट्रैक्स बनाए जा रहे हैं बुलेट ट्रेन्स के लिए। प्लस उनका जो डिज़ाइन है वो एरोडायनेमिक्स को ध्यान में रखते हुए बनाया जा रहा है। खासकर उनका जो फ्रंट डिज़ाइन है, आप देखिए, पॉइंटेड नोज that is inspired from kingfisher bird. Kingfisher bird is able to fly very fast in the air because of its pointed beak, और वो इस तरीके से अपने बीक को अरेंज करके फ्लाई करता है ताकि वो हवा को आराम से काट सके। तो एरोडायनेमिकली द डिजाइन विल बी in such a manner that air resistance will be minimized और that will help in minimizing noise as well. जब ड्रैग नहीं होगा एयर रेजिस्टेंस के कारण, तो नॉइज भी नहीं होगा। एडवांस्ड सिग्नलिंग, देखिए
बुलेट ट्रेन में अभी ह्यूमन ड्राइवर्स होंगे, दुनिया में जहाँ पे भी बुलेट ट्रेन चल रहे हैं वहाँ ह्यूमन ड्राइवर्स होते हैं, लेकिन उनका काम मिनिमल है। ज़्यादातर काम जो है वो ऑटोमेटिक तरीके से होता है। कंप्यूटर बेस्ड सिग्नलिंग होती है, ऑटोमेटिक सेफ्टी सिस्टम होता है। अगर स्पीड एक लिमिट से ज़्यादा हो जाए या कहीं पे भी खतरा हुआ तो ऑटोमेटिक ब्रेक सप्लाई हो जाएंगे। तो ह्यूमन ड्राइवर्स आर देयर बट द सिस्टम heavily relies on AI, computers and similar cloud networking system। ट्रेन की स्पीड कंटिन्यूअसली मॉनिटर होती रहती है और अगर कहीं पे भी कोई खतरा रहेगा तो ऑटोमेटिक ब्रेक अप्लाई हो जाता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बुलेट ट्रेन के अंदर जो इंजन है वो एक जगह फ्रंट में नहीं लगा रहता। नॉर्मली ट्रेन में क्या रहता है कि सामने जो लोकोमोटिव होता है उसी के अंदर इंजन होता है और उसकी मदद से बाकी पीछे की बॉगीज को ड्रैग किया जाता है, मतलब आप कह सकते हैं कि पुल किया जाता है। लेकिन यहाँ पे बुलेट ट्रेन के अंदर जो इंजन होगा दैट विल नॉट बी at one point at one location, it will be distributed along the entire train। तो इंजन पार्ट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड along the compartment और the coaches। इस कारण से क्या है कि एक्सेलरेशन फास्ट तरीके से पिक कर पाता है और ब्रेक अप्लाई करते वक्त भी इफेक्टिव तरीके से ब्रेक लग पाता है। अदरवाइज फ्रंट में जब इंजन होगा सिर्फ तो बहुत ज़्यादा एक्सेलरेट भी नहीं कर पाएगा और ब्रेक लगाते वक्त भी उसको धीरे धीरे ब्रेक लगाना है, अदरवाइज पीछे के जो बॉगी हैं वो कोलैप्स कर सकते हैं अगर ऑल ऑफ द सडन ब्रेक लगाया गया तो ये सब कुछ चीज़ें ध्यान दी जाती हैं बुलेट ट्रेन में और इस तरीके से बुलेट ट्रेन जो है दे कैन अटेन द ऑपरेशनल स्पीड ऑफ 320 किलोमीटर पर आवर। टॉपिक डिस्कशन बेसिस पे प्लीज प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज टाइम दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट डार्क पैटर्न। IRDAI has started crackdown on dark pattern in insurance sector। Important from our syllabus GS paper 3 internal security point of view, especially cyber security। सवाल है कि क्या होता है डार्क पैटर्न। डार्क पैटर्न unethical user interface created with the aim of tricking the users to do something, to make them do something that they don't want to do। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए ये यहाँ पे अलग अलग प्लान लिखा हुआ है, यहाँ पे फ्री प्लान लिखा हुआ है, फ्री, और फिर छोटा छोटा लिखा है फ्री फॉर 1 month एंड देन स्टार्ट्स $28 पर मंथ चार्जेस। और लेकिन फ्री देखिए कितना बड़ा लिखा हुआ है। तो ये सबको कहा जाएगा अनएथिकल यूजर इंटरफेस या दूसरे शब्दों में कहें तो डार्क पैटर्न। अलग अलग तरीके से जो यूजर को पैनिक मोड में ला करके उनसे वो काम करवा दिया जाता है जो वो नहीं करना चाहते, तो इन सब चीज़ों का आ जाता है डार्क पैटर्न। इस तरीके का इंटरफेस बनाया जाए, जैसे बेसलेस काउंटडाउन चलता रहता है ऑनलाइन डील्स में, ये अब आधे घंटे में ख़त्म हो जाएगा। कंडीशंस लिखे रहते हैं लेकिन वेरी फाइन प्रिंट छोटे छोटे अक्षरों में। कैंसिलेशन बटन जो है वो क्लिक ही नहीं होता, न दिखता है न क्लिक होता है। एड अपीयर्स एज न्यूज रिपोर्ट्स, देख के लगा कि न्यूज रिपोर्ट है आप पढ़ेंगे लेकिन वो असल में क्या होगा, ऐड होगा। फोर्सिंग यूजर्स टू क्रिएट अकाउंट टू फिनिश अ ट्रांजैक्शन, अगर कुछ भी खरीदना बेचना है, कुछ भी आपको ट्रांजैक्शन करना है तो पहले अपना अकाउंट बनाइए। साइलेंटली चार्जिंग फ्रॉम क्रेडिट कार्ड आफ्टर फ्री ट्रायल पीरियड एंड्स, या यूजिंग डल कलर्स टू हाइड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ये तमाम एक्टिविटीज को कहा जाता है डार्क पैटर्न। अब इंश्योरेंस सेक्टर में डार्क पैटर्न की प्रॉब्लम बहुत बढ़ रही है। इंश्योरेंस सेक्टर में डार्क पैटर्न की प्रॉब्लम बढ़ रही है। बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स, कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स इंश्योरेंस सेक्टर में आजकल आ रहे हैं कि आप इतने साल तक पैसा जमा कीजिए तो आपको इंश्योरेंस भी मिलेगा, लाइफ इंश्योरेंस भी मिलेगा, हेल्थ इंश्योरेंस भी मिलेगा, आपको म्यूचुअल फंड वाला भी रिटर्न मिलेगा। तो कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स आर बीइंग ब्रॉट और उसकी मदद से मिस सेलिंग कर रहे हैं, यानी कि बहुत सारे जो एजेंट्स हैं या ब्रोकर्स हैं वो ऐसा इंश्योरेंस प्रोडक्ट भी बेच रहे हैं जो कस्टमर को लेना ही नहीं है। यूजिंग डार्क पैटर्न, आजकल तो ज़्यादातर इंश्योरेंस प्रोडक्ट जो हैं ऑनलाइन ही बिक रहे हैं, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में इस तरह के डार्क पैटर्न्स बनाए जा रहे हैं ताकि अनइंटेंडेड प्रोडक्ट्स भी बेचे जा सकें। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए नाउ IRDA हैज स्टार्टेड स्ट्रॉन्ग मेजर्स। तो इस टॉपिक में मेनली आई वांटेड यू टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ डार्क पैटर्न। डार्क पैटर्न के ऊपर एक प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो मैं यहाँ पे दे दूंगा। आई डोंट नो व्हाई इट इज मिसिंग हियर, आई विल अगेन अपलोड। तो दैट विल बी द फोर्थ क्वेश्चन ऑफ द डे ऑन द बेसिस ऑफ डार्क पैटर्न। एशिया पैसिफिक और इंडो पैसिफिक से रिलेटेड जो हमने प्रश्न देखा था कल, दोनों स्टेटमेंट सही है। व्हाट्सएप
यूजर नेम वाला जो फीचर है इसमें पहला स्टेटमेंट तो सही है कि यूजर विल कनेक्ट विथ अदर्स विदाउट शेयरिंग देयर फोन नंबर्स, बट दूसरा स्टेटमेंट गलत है. यूजर नेम फीचर इज मैंडेटरी फॉर ऑल व्हाट्सएप यूजर, दैट इज रॉन्ग. इट इज नॉट मैंडेटरी. विक्रम 1 is India's first privately developed suborbital class launch vehicle. This is wrong. ये suborbital नहीं है विक्रम, ये orbital launch vehicle है. And mission Agaman will be the Skyroot's aerospace first ever space mission. This is also wrong. पहले एक suborbital space mission already भेज चुका है Skyroot in 2022 in the name of Vikram S. So both statements are wrong. Total internal reflection occurs when light travels from optically denser medium to rarer medium. That is absolutely correct. And total internal reflection takes place when angle of incidence is greater than critical angle. That is also true. And during total internal reflection, a part of the incident light is refracted into second medium. This is wrong. ऐसा कुछ नहीं है. रिफ्रैक्शन कुछ भी नहीं होता, पूरा का पूरा लाइट रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है, इसीलिए तो इसको कहा जा रहा है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. करेक्ट आंसर विल बी only 2. That's all from our side for today. Thanks for watching.